हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं पूरे बुक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी सोशियोलॉजी के पूरे बुक के हर एक चैप्टर के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आज का ये वीडियो लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं। मैराथन क्लास होने वाला है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी में हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका मैं प्रश्न सहित उत्तर भी आपको दूंगा और इसका फ्री में PDF नोट्स भी दूंगा। फ्री में PDF नोट्स कैसे मिलेगा ये आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर को देखते हैं। मैराथन क्लास है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कॉपी पेन लेकर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो अपने दिमाग में आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इस बार 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। यानी जो भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है इनका हमें क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से पर्यावरणीय आंदोलन है। सबसे पहला पर्यावरणीय आंदोलन आपका आता है बिश्नोई आंदोलन, ये आपका सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन। दूसरा है चिपको आंदोलन। तीसरा आपका साइलेंट घाटी आंदोलन और चौथा है जंगल बचाओ आंदोलन। पांचवा है अपिक्को आंदोलन। 6 है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन और 7वां है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये 7 प्रकार के पर्यावरणीय आंदोलन है जो कि चलाए गए थे, ठीक है स्टूडेंट, जो कि एक ना एक मकसद के लिए चलाया गया था, जैसे पर्यावरणीय आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको यानी पेड़ से संबंधित जो कि पर्यावरण के ही बचाव के लिए संबंधित है, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सब पर्यावरण से ही संबंधित है प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। तो ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। ये भी समाज शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है कि सामाजिक जो विषमता है इससे आपका अभिप्राय क्या है, इसका आंसर देना है। तो आंसर देखिए क्या है। सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुँच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक क्या है, विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती है। व्यक्तियों की विभिन्नता को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। जैसे उनकी, यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया हुआ कि जैसे उनकी योग्यता एवं प्रयास में विभिन्नता, कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है। यही है सामाजिक विषमता का अभिप्राय। देखिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर समाज शास्त्र में, ठीक है। सोशियोलॉजी में 3 नंबर का एक अति लघु उत्तरीय ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो में मैंने 30 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हैं। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली 30 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के बाद में आपका जो अति लघु उत्तरीय में डाउट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा नंबर भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, पूरे 30 क्वेश्चंस बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। हमें जो नगरीय समाज है इसकी क्या है, 3 विशेषताओं को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। भैया जो नगरीय समाज है इसकी, यहाँ पर देखिए नगर यानी शहर वाला समाज की हमें 3 विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहला कि नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। दूसरा है नगरीय समाज में बेमेलता देखने को मिलती है, यहाँ विभिन्न प्रजातियों, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों के लोग रहते हैं। और तीसरा है नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा अपना लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे नगरीय समाज में भैया अन्य स्टेट के, अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका व्यापार होता है। कोई भैया सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, ठीक है। और क्षेत्रों यानी अलग अलग धर्मों को, कोई क्षत्रिय है एक प्रकार से, कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग कास्ट का है, तो अलग अलग कास्ट के भी लोग रहते हैं और उनका अलग अलग रीजनल एक प्रकार से धर्म भी रहता है,
किसी का हिंदू धर्म, किसी का मुस्लिम, किसी का जैन, किसी का बौद्ध, या किसी का पंजाबी हो गया, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो यही है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं जो कि आप देख सकते हैं। इन तीनों विशेषताओं के बारे में आप लोग लिख देंगे, आपका 3 नंबर कहीं पर नहीं गया है, ये गारंटी है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था, मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट जो हमारे 12th आर्ट के विद्यार्थी हैं, मैं पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है कि सोप ओपरा क्या है। सोप ओपरा आपको बताना है कि ये क्या है, इसके बारे में इसका उत्तर देखिए। काफ़ी प्रख्यात क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब जब पूछा जाएगा भैया तब आप कहेंगे कि सर ने बताया था, ये मैंने तैयार नहीं किया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तो ये तैयार कर लीजिए। देखिए इसका आंसर देखिए, सोप ओपेरा ऐसी कहानियाँ हैं जो धारावाहिक रूप से दिखलाई जाती हैं। क्या है? धारावाहिक रूप से दिखलाई जाती हैं, वे लगातार चलती हैं। अलग अलग कहानियाँ समाप्त हो सकती हैं और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं। भिन्न भिन्न जो पात्र हैं इसके गायब और प्रकट होते रहते हैं। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं और वो चरित्रों से उनके व्यक्तित्व और जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। इसी को सोप ओपेरा कहा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को यदि आप लोग समझ सकते हैं, यानी इस तरह से भी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, फिर इसका भी आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि सोप ओपेरा का दिया गया है कि एक धारावाहिक है और इसका पात्र जो होता है, यानी पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं। ये एक इतिवृत्त लेकर चलती है, ठीक है। नियमित दर्शक जानते हैं इसको और ये जीवन के अनुभव से सुपरिचित हो जाती है। तो इसी को सोप ओपेरा कहा जाता है, जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन में बतला दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पिछले साल भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया था और इस बार भी क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें बताना है। अब इसका उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का इसमें और है, अंग्रेजी शिक्षा का एक नए, यहाँ पर देखिए, एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल एवं, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के, यहाँ पर देखिए, दार्शनिकों ने विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए, ठीक है। ये उपनिवेशवाद के दौरान जो अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव है, ये बताया गया है कि किस तरह से इसके प्रभाव हुआ। और यहाँ पर देखिए, भारतीयों ने यहाँ पर देखिए, पश्चिम के अनेक दार्शनिकों ने विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत भी हुए। ये 5वें नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है और आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी शोध परियोजनाओं है तो कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। हमें कुछ समाज शास्त्रीय जो मुद्दे हैं इनका क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है, उल्लेख कीजिए। इसका आंसर देखिए, उत्तर छोटी शोध परियोजनाओं मुद्दे निम्न प्रकार हैं। क्या है? निम्न प्रकार। सबसे पहले देखिए, एक वस्तु की जीवनी, जो कि शोध परियोजनाएं के मुद्दे में आती हैं, एक वस्तु की जीवनी। दूसरा है घर परिवार में काम आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य, ये भी हो गया। तीसरा है सार्वजनिक परिवहन। चौथा है विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं तथा पांचवा है सार्वजनिक स्थान का उपयोग। ये है 6 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाज शास्त्री, यानी जो समाज शास्त्री हैं, मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जो कि 5 प्रकार के मैंने बताए हुए हैं। इन 5 प्रकारों के बारे में आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको कॉपी में भी लिखना है स्टूडेंट, मैं कॉपी वाला वीडियो भी बताऊँगा आपको, लेकिन फिलहाल आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको ऐसे ही सीरियल वाइज देते चलना है इसका आंसर। ये नहीं कि आप एक यहाँ पर लिखा फिर 2 इस तरह से लिख दिया, फिर 3 यहाँ पर, फिर 4 इस तरह से लिख दिया। इस तरह से नहीं, आपको सीरियल से लिखना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ढूंढेगा तो आपका नंबर भी कटेगा। क्योंकि जिसमें कहा गया है ना, जिस चीज़ में भगवान ने समय लगाया
जिस चीज़ में समय ज़्यादा लगाया उसमें कुछ ना कुछ काटा है। सेम वही यहाँ पर भी एग्जामिनर करेगा आपके साथ में। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाज को परिभाषित करें। समाज को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। इसका उत्तर देखिए, मैकाइवर व पेज के अनुसार हम समाज को परिभाषित करेंगे। देखिए, समाज चलनों व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों व भागों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण व यहाँ पर देखिए नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। स्वाधीनताओं की क्या है, एक व्यवस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को समाज कहा जाता है, जो कि मैकाइवर व पेज के अनुसार इसका परिभाषा दिया हुआ है और मैंने इसका परिभाषा आपको दे दिया है। यहाँ पर इतना ही छोटा परिभाषा है। अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा आपने बताया। देखिए, जितना में पूछा जाता है उतना में ही मैं बताता हूँ। जितना में आंसर पूछा जाएगा, इसका जो शब्द सीमा होता है 25 शब्दों में हमें एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है। अब उससे ऊपर चला जाए तो हमें ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाना है। 50 शब्दों से नीचे और 25 शब्दों से ऊपर हो जाए तो आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है समाजशास्त्र में। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कानून और न्याय में क्या अंतर है। हमें अंतर बताना है भैया, कानून और न्याय में। ठीक है, ये देखिए दोनों में अलग अलग डिफरेंस और दोनों में अलग अलग अंतर होगा। देखिए, कानून का सार क्या है, कानून का सार इसकी शक्तियां हैं। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। संचरणों का माध्यमों का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। इसके पीछे क्या होती है, राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है, कोई विवाद होने पर जो न्याय का सार है ये निष्पक्षता है और कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्थान द्वारा कानून की व्याख्या होती है। तो भैया देख सकते हैं न्याय और कानून किस तरह से काम करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके उत्तर में पूरा मैंने बता दिया है आपको। ये देखिए, इतने में इसका आंसर निकल कर आता है और वीडियो को रोक कर इसके आंसर को पढ़ सकते हैं क्योंकि पेपर में आएगा भैया, तो लिखना तो कंफर्म है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन की कानून और न्याय में भैया डिफरेंस क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, जीवन निर्वाह। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाही कृषक और काश्तकार से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, सभी का मैं उत्तर लेकर आया हूँ स्टूडेंट, पूरा मैं क्वेश्चन विथ आंसर बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों समाजशास्त्र की सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, जो हमारा टॉपिक वाला वीडियो है क्या है 77 टॉपिक है, शायद 77 टॉपिक, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उससे काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा, तो उसको भी वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर लौट कर आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं भैया, स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, बाजार के लिए भैया उत्पादन करने में ये असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है। जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर भैया इन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवन निर्वाही कृषि और काश्तकार से क्या अभिप्राय है। छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर है, ज़्यादा बड़ी में नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखते हैं आपके पेपर की दृष्टि से। तो 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ के बारे में भी बताऊंगा। पीडीएफ जब आपको मिल जाएगा तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है, याद कर लेना है, यानी इसका रिवीजन आपको कर लेना है। बस आपका सारा डाउट समाजशास्त्र में क्लियर हो जाएगा, खासकर जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर है। ठीक है, पीडीएफ आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेहनत हमें लगा है। और वीडियोज को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, और वीडियोज को देखेंगे तो आप हमारी बातों को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन विथ आंसर को मैं समझाता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। भैया जो सामाजिक आंदोलन है, यहाँ पर देखिए समाज से रिलेटेड आंदोलन, ये किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। आंसर देखिए,
सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने का तरीका होता है। कोई भी परिवर्तन लाने का ये बेसिकली क्या है, तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने का उद्देश्य से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए कितना प्यारा से इसका आंसर दिया हुआ है कि सामाजिक आंदोलन का यहाँ पर उद्देश्य पूछा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने, यानी समाज में कोई एक परिवर्तन को लाने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में, कोई एक जनहित का मामला है उसमें परिवर्तन लाने का उद्देश्य होता है, उत्पन्न होते हैं ये सामाजिक आंदोलन। ठीक है भैया, सामाजिक आंदोलन यानी समाज के विरुद्ध जाना, समाज के विरुद्ध करना, कोई भी कार्य क्या है अनुचित हो रहा है उसको उचित कराना, यही सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य में आता है। तो 10 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जो आपके फ्रेंड है और आपके साथ में पढ़ रहे हो, आपके जिगरी दोस्त जिनको कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। कब 1901 में कराई गई जो जनगणना, इसको महत्वपूर्ण भैया क्यों माना जाता है, बताइए। आंसर देखिए, उत्तर के साथ में बात करेंगे। उत्तर देखिए, 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में, हर्बर्ट जो रिजले हैं इनके निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। विशेष रूप से क्या थी, महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। अर्थात किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त होता है, ये भैया 1901 में कराई गई जनगणना के अनुसार मानी जाती है। ठीक है कि 1901 में जो कराई गई जनगणना महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है, ये भैया हर्बर्ट रिजले साहब आपको बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, इतने में इसका आंसर है। या निर्देश के कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि भैया यहाँ तक तो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करनी थी। क्या है, सामाजिक जो अधिक्रम है इसकी प्रक्रियाएं के बारे में हमें एकत्रित करने के प्रयत्न किया गया। अर्थात किसी क्षेत्र के किस जाति के अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा का स्थान प्राप्त होता है। ये भैया 11 नंबर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया, तो इसको भी बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। देखिए, औद्योगिकरण के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। जो औद्योगिकरण है यहाँ पर देखिए, इसके 2 प्रमुख जो प्रभाव है इसको हमें लिखना है। केवल 2 ही प्रभाव लिख देंगे, 3 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। उत्तर देखिए, सबसे पहला है आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण। आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण देखिए, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों व मिलों में किया जाने लगा, जैसे पूंजीपति तथा श्रमिक। ये आर्थिक आधार पर स्थिरीकरण है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, यानी भैया कंपनियों में या कारखानों में आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के जो वस्तुएं सामान बनाए जाते हैं उसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, बड़े बड़े मशीनों बड़े बड़े कारखानों व मिलों में किया जाने लगा। पूंजीपति तथा श्रमिक इसके अंतर्गत आते हैं आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण के। ठीक है, इसमें और भी है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। दूसरा है कुटीर। ये देखिए, दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव। इसका देखिए, औद्योगिकीकरण से कुटीर एवं लघु उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। लघु उद्योग क्या है भैया, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, जो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर में पूरा क्लियर हो जाता है। एक है हमारा जो पॉइंट आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण, दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव। ये है औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव जो कि बताए गए हैं। ठीक है, दोनों प्रभाव के बारे में आप लिख दीजिएगा। 3 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर मिलेगा और मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स आधुनिक, देखिए कार्ल मार्क्स, आगे मैं PDF वाला भी सेक्शन बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को आप समझिए।
13 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, समझाइए। हमें भैया बताना है, जो भैया कार्ल मार्क्स हैं, ये देखिए कार्ल मार्क्स जी, ये आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, हमें समझाइए। पूरा डिटेल में भैया इनके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रश्न सहित उत्तर लेकर आया हूँ। हमें सारी चीज़ें मैं आपको पूरा इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली समझ में आए। उत्तर देखिए, आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा। मार्क्स के अनुसार, भैया किनके, कार्ल मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। हर उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधित बनती है। विशेष उत्पादन संबंधी क्या है, ये बनती है। इसी को कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद आलोचक थे, इनके बारे में बताना था, ये मैंने बता दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन और पेपर में आया भी था। तो संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है, क्या करना है भैया, एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा, ब्रैकेट में है, आमतौर पर मध्य या निम्न ब्रैकेट बंद जाति के सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता था। परिपाटियों को भैया क्या किया जाता था, अपनाया जाता था। समझ में आ गया। अब देखिए, संस्कृतिकरण का खासकर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें खासकर पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण के अवधारणा प्रस्तुत किसने की है, तो भैया वो हो जाएंगे M.N. श्रीनिवास। नाम याद रखिए, M.N. श्रीनिवास, जिसको रामानुजम भी कहा जाता है। M.N. श्रीनिवास, आप इतना समझ लीजिए, संस्कृतिकरण शब्द का इन्होंने ही प्रयोग किया, इसकी अवधारणा इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। ठीक है, बहुविकल्पीय में आए तो नाम मैंने बता दिया है, याद रखिएगा, पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा था कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है। हालांकि आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो वो 2-3 ही लाइन में हो जाएगा, क्योंकि कॉपी की लाइन आपको पता ही होगी थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से मैंने राइटिंग से और पूरा साफ सुथरा लिख कर मैं लेकर आऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो 14 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। जो माल्थस जी है ना, इनका जियोग्राफी में खासकर काफ़ी बोलबाला है। जो जियोग्राफी है ना सब्जेक्ट, भूगोल, उसमें भी माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो इनके सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इनका सिद्धांत। उत्तर में ये देखिए, माल्थस का जनसंख्या, ये यहाँ पर ला नहीं होगा, यहीं से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, यहाँ पर देखिए, जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा। लेख का क्या नाम है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का जो कथन है क्या है, ये देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तीव्र गति से बढ़ने से क्या होती है भैया, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और इनका जो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक है, ये बोर्ड एग्जाम में खासकर समाजशास्त्र में पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, तो माल्थस जी हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक भी नहीं हैं और इनका माल्थस जी भी है, जिनका अर्थ क्या है, यानी इस बुक का अर्थ है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा
तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये इसका अर्थ है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि इससे आप क्या है, सिर्फ यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं। पिछले साल भी शायद ये पेपर में आपके क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी आएंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, में 30 ऐसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ जो पेपर में क्या है आते ही आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यानी चुनिंदा क्वेश्चंस को छांट कर मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ये नहीं कि पूरे बुक का मैंने पूरा, ये समझ लीजिए कि पूरे बुक का ही है, लेकिन पूरे बुक के हर एक चैप्टर का मैंने मतलब पूरा बीन नहीं लिया है। एक प्रकार से कहते हैं ना कि पूरा एक प्रकार से पूरा ही सिर जीत लिया है ग्रामीण इलाके के लैंग्वेज में, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इम्पॉर्टेंट है तभी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, उत्तर है उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने यानी जबरन वहाँ बसने पर, शासन करने पर, ये ब्रैकेट में इसका अर्थ है उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है अथवा दूर से ही उस पर शासन करता रहता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर भैया, मान लीजिए कि भैया यूक्रेन और अभी रसिया का युद्ध चल रहा था, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें क्या होता है भैया, जो है जबरन अधिकार कौन जताना चाहता था भैया, रूस, ताकि यूक्रेन पर अधिकार तो दूसरे देश पर जीतने और उसका अपना उपनिवेश बनाने का, जबरन वहाँ बसने पर शासन करने का प्रयत्न कर रहा था भैया रूस यूक्रेन पर, अथवा दूर से ही उस पर शासन करता रहता है। और इसमें अभी जीता नहीं, लेकिन शासन आने वाले समय में करता रहता है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितने लाइनों में दिया हुआ है। बस बहुत ही प्यारा आंसर है, बस इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, सूचना का अधिकार RTI यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ई होता तब एजुकेशन होता। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार अधिनियम को कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, इसका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, सूचना का अधिनियम RTI 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये कानून भारतीयों को सरकारी अधिलेखों तक पहुंचने का अधिकार देता है। अधिक यहाँ पर पूछा है कि सरकारी अधिलेखों तक पहुंचने का क्या देता है भैया, एक अधिकार देता है कि आपका ये अधिकार है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम, ठीक है, कब पास हुआ, 15 जून 2005 को पारित हुआ, 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ ये। तो 17 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। हमें जो भैया प्रक्षेपण पद्धति है इस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, इस पर इसका आंसर देना है। तो देखिए उत्तर है, प्रक्षेपण पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को चित्रों का समूह दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रक्षेपण पद्धति है इसके अंतर्गत भैया व्यक्ति को क्या दिखाया जाता है, चित्रों का समूह दिखाया जाता है। इन चित्रों का क्रमश दिखाने के बाद उत्तरदाता से इस चित्र को देखकर कहानी कहने के लिए कहा जाता है। इन विभिन्न चित्रों में कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्ष तथा कुछ अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्या करते हैं भैया, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रक्षेपण पद्धति का है, जैसे कि नाम से ही इसका आ रहा है, प्रक्षेपण यानी भैया किसी चीज़ को दिखाया जाना। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। देख सकते हैं कितने में दिया हुआ है, आराम से आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है, बस आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन, हलपति किसे कहते हैं। हलपति, सोप ओपेरा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में आते हैं, संस्कृतिकरण, हलपति, सोप ओपेरा। एक और आता है भैया जैसे कि जनजीवन निर्वाह, कृषि, उसके बाद में सामाजिक विषमता। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताए गए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है।
हलपति किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, उत्तरी भारत में कई भागों में आज, उत्तरी भारत के कई भागों में आज भी बेकार, यहाँ पर बेगार और मुक्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलित है। मुक्त मजदूरी जैसी क्या है भैया, प्रचलित है। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य वर्ष में कुछ दिनों तक मजदूरी करते हैं। इसी तरह संसाधनों की कमी और भूस्वामियों की, यहाँ पर देखिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहायता लेने के लिए बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपने तरीक़ों से थोड़ा समझाना चाहूँगा। हलपति एक प्रकार से बंधुआ को भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि भैया आपने हमारा कोई एहसान किया है, तो हम आपके यहाँ पर जाकर 2-3 दिन फ्री का मजदूरी यानी मुफ्त की मजदूरी कर देते हैं। और ये यहाँ पर भी अभी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है। यानी जो बड़े लोग होते हैं वो क्या है, अपना काम निकलवाने के लिए कि भैया हमने आपका ये काम किया है, उसका क्या है, पैसा ना देकर, वो पैसा नहीं देते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन 4-5 दिन वो मजदूरी अपने घर पर करवाने के लिए करते हैं, नहीं तो पूरे साल करवाने के लिए करते हैं, जिसको क्या है, बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। इसी को क्या कहते हैं। और जमींदार या भूस्वामी यहाँ के निम्न जाति, यानी जो निम्न जाति के लोग होते हैं, ऐसे उनके साथ करने के लिए करते हैं, क्योंकि भैया जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हीं को ही कहा जाता है भैया कि ये सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। गरीब कामगार पीढ़ियाँ और उनके या बंधुआ, यानी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, इसी को हलपति कहा जाता है, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया क्या है भैया? डिजिटल इंडिया बनेगा मेरा भारत। तो देखिए, डिजिटल इंडिया क्या है भैया, इसके बारे में जान लीजिए। उत्तर है, डिजिटल इंडिया भारत की एक पहल है। भारत की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों का देश की जनता से, भैया जो सरकारी विभागों का देश की जनता से जोड़ना है। इससे क्या भैया, जोड़ना है। इसका उद्देश्य ये है, सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित क्या है, करना है कि बिना कांग्रेस, या सॉरी यहाँ पर देखिए कांग्रेस नहीं, बिना कागरेज, यहाँ पर देखिए कागरेज लिखा है, बिना कागरेज के इस्तेमाल की सरकारी, कागरेज या कागज भी कह सकते हैं, कि इस्तेमाल की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनता तक पहुंच सके। डिजिटल इंडिया भैया, डिजिटल बनेगा हमारा इंडिया। अब हमारा डिजिटल इंडिया है प्रेजेंट टाइम में, देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत भैया काफ़ी तरक्की कर चुका है डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया इसी को कहते हैं, सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। यानी अब नए नए ऐप लॉन्च हो चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे कोरोना के समय पर एक सेतु नाम का एक आया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। डिजिटल इंडिया से सारी चीज़ें शिकायत करनी होती हैं या कंप्लेन लिखाना होता है, तो डिजिटल इंडिया ही आ गया है, तो नया नया ऐप बन चुका है, ठीक है, नया नया ऐप बन गया। उसी के हिसाब से डिजिटल इंडिया के कार्यभार हो रहे हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मातवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? जो मातवंशीय परिवार है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। उत्तर देखिए, ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती हैं, ऐसे ये परिवार हैं जिनमें जो माता है ये परिवार की प्रमुख होती हैं, मातवंशीय परिवार कहलाती हैं। भैया मातवंशीय परिवार क्या है, कहलाती हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं, यानी ऐसे परिवार। अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार भी आ जाता, तो सेम प्रोसेस वही होता कि ऐसे परिवार जिसमें पिता प्रमुख होते हैं या मुखिया होते हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो आती जाती रहती है, यानी पीढ़ी, जैसे मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे हुए, उनके भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हुए, तो धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, और उसी को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पूछा गया है, तो यहाँ पर माता से जुड़े आपके सारे प्रश्न का उत्तर है, यानी मातवंशीय परिवार। जनजातियों में ऐसे परिवार बेसिकली पाए जाते हैं और अभी भी पाए जाते हैं। कोड देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग सोचेंगे कि ये कोड किस चीज़ का है। ये भैया कोड है हमारा PDF का। किसका कोड है?
PDF, जो मैं आपको PDF देने के लिए वादा किया था ना शुरुआत में वीडियोज के अंत में, और वीडियोज के बीच में भी बता रहूँगा कि आगे आपको PDF मिलेगा। ये PDF कैसे मिलेगा, ये कोड है PDF का, मैंने पासवर्ड लगा है PDF में, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ पर क्या है कोड क्या डालिएगा, शिवम सर, आप ऐसे सिंपल सा लिख दीजिए एज इट इज यही, देखिए शिवम SIR, शिवम सर। आप पेपर उसमें जब PDF में पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड आप शिवम सर लिख दीजिएगा, वो पासवर्ड यानी PDF ओपन हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये इसका कोड है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक इसके बाद में और भी देखिएगा। अभी 8 या 9 क्वेश्चन बचते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे आपको समझाऊँगा, ठीक है। डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को क्या है देखने से पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी से और अपने शब्दों में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते थे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि की दर, 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है। वह नकारात्मक रहने का कारण क्या है ये हमें बताना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए रहने का क्या कारण है, उत्तर देखिए, उत्तर के साथ में बात करेंगे। 1911 से 1921 के बीच, 1911 से 1921 के बीच समृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918 और 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.20 यानी कि 1.25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। कब हुआ था? 2018-19 के इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आई थी, हम भैया कोरोना वायरस 2019 में आया था, जो कि 2021 तक काफ़ी परेशान किया था। सेम उसी प्रकार से ये इन्फ्लुएंजा बीमारी भी है, जिसमें 1.25 यानी 1.25 करोड़ लोगों यानी देश के कुल 5% अंश की मौत को मुँह में ढकेल दिया था। ये है 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि, ठीक है। 1918 और 1900 यहाँ पर देखिए 1918 और 19 की बात हो रही है, बीच समृद्धि दर के नकारात्मक रहने का ये कारण है, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। PDF लेने के तत्पश्चात आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे। देखिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की दर और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। भैया इसके नियमों की क्या है, इन्होंने छुआछूत यानी आप लोग अस्पृश्यता समझते होंगे ना, अस्पृश्यता किसे कहते हैं, समाजशास्त्र से ही ये लैंग्वेज निकला है, अस्पृश्यता अर्थ, तो उसी को छुआछूत कहा जाता है। तो छुआछूत के भैया जो छुआछूत करता था ना कि भैया ये इस जात के हैं या ये इस कास्ट के हैं, तो छुआछूत अभी भी प्रचलित है ग्रामीण इलाकों में और काफ़ी जगह पर प्रचलित है, ठीक है, छुआछूत। तो इन्हीं को ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने भैया इसकी एक प्रकार से निंदा भी की कि ये सब नहीं करना चाहिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। खासकर आपकी बहुविकल्पीय में भी जब प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में लिखिए। हमें भैया जातिवाद से होने वाली 3 जो हानियां हैं इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, जातिवाद से होने वाली 3 हानियां इस प्रकार हैं। 3 हानियां क्या है भैया, इस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला है, इससे सामाजिक एकता कमज़ोर होती है।
जातिवाद इसे भैया क्या है, सामाजिक जो एकता है, जो समाज में लोग रहते हैं उनकी एकता क्या होती है, कमज़ोर होती है। दूसरा है इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है। भैया सामाजिक संगठन यानी हम लोग संगठन बनाकर रहते हैं, ग्रामीण में अलग अलग कास्ट अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, संगठन बनाकर रहते हैं कि भैया इस कार्य के लिए हम तत्पर हैं। 3 नंबर है इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। भैया जाति से, भैया कि आप इस जाति से हैं, इस कास्ट से हैं, हम आपको इसमें शामिल नहीं रखेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार भी, उसके मन में ईर्ष्या भी पैदा होती है, उससे भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसी में जातिवाद में होने वाली 3 हानियों के बारे में बताया गया है, जो कि आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। बस समझ जाइए क्वेश्चन का आंसर को, और इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है अपने शब्दों में। ठीक है स्टूडेंट, तो 24 नंबर भी क्वेश्चन हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। हमें इसकी क्या बतानी है, अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं बतानी है। देखिए अब वहाँ पर हमारा सामाजिक विषमता था, ठीक है, इसकी हमें 3 विशेषताएं बतानी है। देखिए आंसर देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण की 3 विशेषताएं कि सामाजिक स्थिरीकरण विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहला है सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ये भैया पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, बना रहता है। जैसा कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा है सामाजिक स्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। विश्वास या विचारधारा क्या है भैया, समर्थन मिलता है। और तीसरा है सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। समाज की एक क्या है भैया, ये विशिष्टता है, इसी को भैया सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है, जो कि आपके 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूरा बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के लिए, यहाँ पर देखिए राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं। शंकालु क्यों होते हैं इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, राज्यों के अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु होने के निम्नलिखित कारण हैं। शंकालु होने के क्या है भैया, ये निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है राज्यों ने अपने राष्ट्र निर्माण, जो राज्य है राज्यों ने अपने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने, अपनी जो राजनीतिक वैधता को क्या है, स्थापित करने तथा उसे अधिक बढ़ाने के प्रयास किए हैं। उसे अधिक बढ़ाने की क्या किए प्यारे विद्यार्थी, प्रयास किए हैं। दूसरा है राज्यों ने आत्मसातकरण, यहाँ पर देखिए राज्यों ने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के द्वारा अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। तो ये इसमें बताए गए हैं क्वेश्चन में कि राज्य अक्सर जो है सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, निम्नलिखित कारण थे, लेकिन मैंने 2 ही कारण बताए हैं, जो कि हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ठीक है। 3 नंबर पाने के लिए पर्याप्त है। समझ में आ गया, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी, यानी फालतू की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी अननोन, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ आप हमारी बातों को ध्यान दीजिए और पूरे क्वेश्चन को, आंसर को पढ़िए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएँ बताइए। हमें बताना क्या भैया, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएँ। उत्तर देखिए क्या है इसमें, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी इस प्रकार से बताई गई हैं। और बोर्ड एग्जाम में भी सेम आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा विशेषताएं की, यानी जो भी विशेषताएं हैं प्यार से आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही इसकी विशेषताओं के बारे में बताना शुरू कर दीजिएगा, ऐसे आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा करना गलत होता है, एक प्रकार से एग्जामिनर वो आपका नंबर को ही काट सकता है। तो आप शुरुआत में ऐसे ही बताइएगा कि 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फिर आप एक एक नंबर डालकर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डालकर इनकी विशेषताओं का आप लोग उल्लेख कर देंगे। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है कि इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। भैया विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विकास की क्या है भैया, ये आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है।
भिन्न प्रकार में ज्ञान और अनुभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा है, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। तो ये आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं हैं जो कि बता दिया है, देख सकते हैं आप, आपके समक्ष उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए स्टूडेंट, उनका 100 में से 100 नंबर पक्का है, क्योंकि मैं आप लोगों को मॉडल पेपर भी दे रहा हूँ और टॉपिक भी बता रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए सिलेबस का टाइम स्टूडेंट अब जा चुका है, अब आपके पास टाइम कम है बोर्ड में पेपर देने के लिए, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। और मैं आप लोगों को फ्री में PDF भी दे रहा हूँ। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर आइए, सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, वहाँ की बायो में चेक करेंगे तो नंबर मेरा दिया हुआ है। व्हाट्सअप पर आइए, मैसेज कीजिए, सिंपल सा मैं सारे PDF आपको दे दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PDF भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वहाँ पर पहले हमने ग्रामीण जो है नगरीय समुदाय की 3 विशेषताएं बताई थी, यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषताएं बतानी है। तो भैया जैसे ग्रामीण का बताया था ना, वैसे हमें नगरीयों का ही बताना पड़ेगा। उत्तर देखिए, उत्तर है ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित जैसे कि आधुनिकीकरण में 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या निम्न है या निम्नवत है, इस तरह से लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है ग्रामीण समुदाय का आकार। ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है, जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है और सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। जो भी गांव के सदस्य होते हैं उनमें सामुदायिक भावना, यानी समुदाय के हमारे गांव के लोग हैं तो समुदाय के हुए ना। शहर में अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनमें ये होता है। दूसरा है ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। इसमें भैया लोगों का रहने वाला मुख्य पेशा कृषि यानी किसानी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, किसान लोग होते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ये अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई देख रेख और अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नगरियों में भी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया था कि नगर में अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट के, और उनका अलग अलग व्यवसाय होता है। लेकिन गाँव में, ग्रामीण में उनका कृषि एक मुख्य पेशा होता है करने का। ठीक है, तो ये 2 मुख्य विशेषताएं, इसको आप लोग समझ लेंगे तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलगाव। अलगाव से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए भैया, अलगाव वाला आगे क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार, यानी जो मार्क्स है भैया कार्ल मार्क्स, इनके अनुसार वो स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनी मानवीय श्रम के लिए, भैया मशीनी मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है, अलगाव कहलाती है। ये अलगाव कहलाती है। देखिए अलगाव हो गया आपका, सोप ओपेरा हो गया, ठीक है, वर्ण हो गया, वर्ण में आगे बढ़ाऊंगा आपको, ये देख सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसका काम है, यानी कहा नहीं गया है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, छोटे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर थोड़े बड़े में लिखना पड़ेगा, तभी जाकर 3 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। अगर आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 30 नंबर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण से आप क्या समझते हैं। वर्ण देखिए, वर्ग और वर्ण ये काफ़ी डिफरेंस होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। वर्ग अलग होता है, ये वर्ण पूछा गया है। तो वर्ण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर है वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 क्षेत्रियों, यहाँ पर देखिए श्रेणियों में, यहाँ पर देखिए शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है, ये 4 क्या है श्रेणियाँ है, विभाजन का वर्ण कहा जाता है। इन्हें कभी कभी पंचम या 5वीं श्रेणी भी कहा जाता है। तो वर्ण से आप क्या समझते हैं, आपने समझ लिया कि भैया इसमें 4 समाज के लोग होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ रंग है, इसमें ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं। ये 4 श्रेणियों में विभाजन
कहा गया है और इसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये 30 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। पूरा हमने आपको बता दिया है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है। और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, मैंने ये भी वीडियोज के बीच में आपको बता दिया है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ जाइएगा, वहाँ पर आपको लॉक दिखेगा, वो आप लॉक में जो मैंने आपको कोड दिया है वो कोड पेस्ट कर दीजिए, आपका वो लॉक खुल जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तैयारी मंगलमय हो। इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए और रिवीजन क्वेश्चंस का करते रहिए। ठीक है, और जो बड़े क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको तैयार करते रहिए। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।